नमस्ते। तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं मोहन राकेश के साथ, उनके मशहूर यात्रा वृत्तांत आखिरी चट्टान के पन्नों के जरिए। देखिए, ये सिर्फ एक घूमने फिरने की कहानी नहीं है। ये तो भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर खड़े होकर प्रकृति को, समाज को और हाँ, खुद को देखने का एक नजरिया है। तो चलिए इस विश्लेषण में और गहराई से उतरते हैं। तो हमारी यात्रा की शुरुआत समझ लीजिए यहीं से होती है। जरा सोच कर देखिए, हम सब लेखक के साथ उस चट्टान पर खड़े हैं जहां जमीन खत्म होती है और सामने बस अनंत सागर ही सागर है। ये एक ऐसा एहसास है सच में जो शब्दों से परे है। यही वो जगह है जहां भारत का जमीनी हिस्सा आखिरी बार समुद्र को छूता है। और जरा इस जगह की भव्यता तो देखिए, ये कोई मामूली तट नहीं है। ये तो तीन तीन विशाल सागरों का संगम है। कन्याकुमारी को सिर्फ एक जगह की तरह नहीं बल्कि एक पूरे अनुभव की तरह पेश किया गया है। एक ऐसी जगह जहां आसमान और पानी हर सुबह और शाम मानो सोने के रंगों से नहा जाते हों। तो लेखक का इस अनोखी जगह पर पहुंचना कैसा रहा? उनका पहला एहसास क्या था? चलिए, ये हिस्सा हमें उनके शुरुआती विस्मय और आश्चर्य की दुनिया में ले जाता है। और इस पूरे नज़ारे के बीचों बीच है विवेकानंद चट्टान। लेखक बताते हैं कि कैसे ये चट्टान, जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी, ऐसा लगता है मानो लहरों की मार सहते सहते खुद भी समाधि में लीन हो। तो ये सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा नहीं है, ये तो आध्यात्म और शक्ति का प्रतीक है। और लेखक का अनुभव यहाँ इतना गहरा हो जाता है कि वो कुछ देर के लिए अपनी पहचान ही भूल जाते हैं। वो खुद को सिर्फ एक यात्री नहीं बल्कि उस पूरे दृश्य का एक हिस्सा महसूस करते हैं, जैसे वो खुद बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान बन गए हों। प्रकृति के साथ एक हो जाने का क्या ही अद्भुत एहसास रहा होगा ये। अच्छा, अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। लेखक का एक निजी मिशन था। क्या? भीड़ से दूर एकदम एकांत में सूर्यास्त का अनुभव करना। और उनकी ये खोज इस कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन जाती है। तो सूर्यास्त देखने की जो मेन जगह थी सैंड हिल, वहां का नज़ारा कुछ और ही था। सोचिए, रेशमी कपड़ों में सजे धजे टूरिस्ट, सरकारी गेस्ट हाउस के बैरे उन्हें कॉफ़ी पिला रहे हैं। मतलब एक बड़ा रंगीन पर थोड़ा बनावटी सा माहौल था जो लेखक को कुछ जमा नहीं। तो फिर लेखक ने क्या किया? उन्होंने उस भीड़ को पीछे छोड़ने का फैसला किया। लेकिन ये आसान नहीं था। वो एक के बाद एक रेत के टीले पार करते गए। जैसा कि वो खुद लिखते हैं, टांगें थक रही थीं पर मन थकने को तैयार नहीं था। बस यही जो दृढ़ इच्छा थी वही उन्हें आगे बढ़ाती रही। और इस जबरदस्त खोज का नतीजा, ये शानदार एहसास। जब उन्हें आखिरकार वो एकांत जगह मिली तो उन्हें ऐसा लगा मानो उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर फतह पा ली हो। यही तो वो व्यक्तिगत जीत की भावना है जो किसी भी सफर को हमेशा के लिए यादगार बना देती है। लेकिन जीत का यह एहसास ज्यादा दिन नहीं टिकता। यहां से कहानी का मिजाज आप समझिए पूरी तरह से बदल जाता है। सूर्यास्त की सुंदरता बहुत जल्द एक तनाव भरी अस्तित्व की लड़ाई में बदल जाती है। लेखक ने सूर्यास्त का जो वर्णन किया है वो सच में अद्भुत है। सूरज धीरे धीरे डूब रहा है और समुद्र में जैसे सोना घुलता जा रहा है। रंग इतनी तेजी से बदल रहे थे कि उन्हें कोई एक नाम देना नामुमकिन सा था। ये सुंदरता का चरम था। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। सुंदरता गायब हो गई और पूरे नज़ारे पर मानो स्याही फैल गई हो। ये कहानी में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ है जहां प्रकृति का मनमोहक रूप पल भर में डरावना हो जाता है। इसके बाद जो हुआ वो किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं था। अंधेरे में रास्ता भटक जाने का डर, फिर समुद्र तट से वापस जाने का फैसला लिया, जो कि एक जाल साबित हुआ। पानी लगातार बढ़ रहा था और किनारा सिकुड़ता जा रहा था। लेखक को दौड़ना पड़ा और आखिरकार एक चट्टान से टकराने के बाद ही उन्हें एक सुरक्षित रास्ता मिला। ये सचमुच अस्तित्व की एक असली लड़ाई थी। रात के उस डरावने अनुभव के बाद सुबह एक नई शांति और एक नया नजरिया लेकर आती है। कहानी का फोकस अब सूर्यास्त के डर से हटकर सूर्योदय की शांति पर आ जाता है। अगली सुबह लेखक उसी विवेकानंद चट्टान पर बैठे थे। हाँ, वही चट्टान जिसे वो एक दिन पहले दूर से देख रहे थे। और वहां पहुंचना भी अपने आप में एक डरावना अनुभव था। सोचिए, उफनती लहरों के बीच एक छोटी सी नाव पर बैठकर जाना। तो अब नजरिया बिल्कुल अलग था। अब वो उस दृश्य के अंदर थे, बाहर नहीं।
और यहीं पर ये यात्रा वृत्तांत एक गहरी सामाजिक परत को छूता है। ये सिर्फ प्रकृति की सुंदरता के बारे में नहीं रह जाता, बल्कि उस सुंदरता के बीच रहने वाले लोगों के जीवन की हकीकत के बारे में भी बन जाता है। और यहाँ एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। एक स्थानीय ग्रेजुएट नौजवान लेखक को बताता है कि कन्याकुमारी की 8,000 की आबादी में से करीब 400 से 500 पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। ये उन सुंदर दृश्यों के पीछे छिपी एक बहुत ही कड़वी सच्चाई थी। ये बात बहुत ही मार्मिक है, दिल को छू जाती है। वो नौजवान कहता है कि वो लोग सीपियां खाकर गुजारा करते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। इसमें एक तरह का गहरा व्यंग्य है जो उनकी निराशा और उनकी बौद्धिक क्षमता के बीच के फर्क को साफ दिखाता है। और वो कहते हैं कि इस चट्टान से कम इतनी प्रेरणा तो मिली जाती है। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं एक साथ नजर आती हैं। एक तरफ पर्यटक हैं जो दूरबीन से सूर्योदय देखते हुए कॉफी पी रहे हैं और सीपियों की माला के लिए मोल भाव कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं स्थानीय पढ़े लिखे नौजवान जो उसी किनारे पर अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। जगह एक ही है, लेकिन हकीकतें दो हैं। तो आखिर में इस तरह के यात्रा वृत्तांत का असली मतलब क्या है? ये हमें क्या सिखाता है? चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में इसी पर विचार करते हैं। आखिरी चट्टान हमें यही बताता है कि एक अच्छा यात्रा वृत्तांत सिर्फ जगहों की एक लिस्ट नहीं होता। नहीं, ये लेखक का एक बहुत ही निजी अनुभव होता है जिसमें खुशी, डर और आश्चर्य हर तरह के भाव होते हैं। ये उस जगह के समाज को देखता है और प्रकृति को इंसानी जिंदगी से जोड़ता है। और आखिरकार ये सफ़र जितना कन्याकुमारी के बारे में है, उतना ही खुद लेखक के बारे में भी है। और हम वापस उसी शुरुआती तस्वीर पर आते हैं, लेकिन अब इस पूरी यात्रा के अनुभवों से गुजरने के बाद ये तस्वीर कहीं ज्यादा गहरी और ज्यादा मायने रखती है। सफ़र भले ही ख़त्म हो जाए, लेकिन उसका असर हमेशा बना रहता है। तो हम इस एक सवाल के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। किसी भी सफ़र के बाद आखिर हमारे साथ रह क्या जाता है? क्या सिर्फ उस जगह की भारी सुंदरता, या फिर वो गहरा प्रभाव जो वो जगह हमारे मन और हमारी आत्मा पर छोड़ जाती है? इस पर ज़रूर सोचिए।